अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रकृति क्या है कि जिस प्रकार से मैंने अभी ऊपर जितनी परिभाषाएं देखी हैं, उनका विश्लेषण करने पर, उनका अवलोकन करने पर ये स्पष्ट होता है कि अधिगम की जो प्रकृति होती है, उसकी जो नेचर होती है, वो निम्न बातों पर, ये मुख्य बिंदुओं को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उन पर निर्भर करती है। नंबर 1, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। और अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। व्यक्ति जितना क्रियाशील रहेगा, जितने कार्य करेगा, जितने अनुभव ग्रहण करेगा या प्रशिक्षण लेगा या अभ्यास करेगा, तो उतना ही सीखेगा। ये इस पर निर्भर करता है, तो क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, जहाँ व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप किसी कार्य के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं या आप निष्क्रिय हैं, तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। इसलिए सीखने के लिए व्यक्ति को क्रियाशील होना बहुत आवश्यक है। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। जैसे जैसे विकास दो प्रकार से होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से दो तरह से विकास होता है। तो जिस तरह से शारीरिक विकास होता है, वैसे ही मानसिक विकास भी होता जाता है। तो जहाँ व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, वहाँ शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों तरह से कार्य कर रहा है, क्रियाशील है, तो वो उसके लिए स्वयं को प्रयास करना पड़ता है सीखने के लिए। नेक्स्ट, अधिगम या सीखना व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है या व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। वातावरण के अनुरूप, यानी जिस वातावरण में बालक या व्यक्ति रहता है, उसी के अनुसार उसमें गुणों का विकास होता है या वो सीखता है। अपने कहावतें हैं या उदाहरण दिए जाते हैं कि व्यक्ति अगर प्रयास करता है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जड़मति यानी जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, जिसकी मति जड़ है ना, वो भी अगर प्रयास करता है, वो निरंतर प्रयासरत रहता है, कार्य करता है, तो वह भी सुजान हो जाता है, वह भी एक अच्छा व्यक्ति यानी शिक्षित हो जाता है, सुविज्ञ हो जाता है, सुजान हो जाता है। तो इसके लिए, सीखने के लिए क्या है, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास करना, अनुभव करना और प्रशिक्षण लेना, ये सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अधिगम सहज क्रिया है, सहज क्रिया है, लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करते हैं तो वो सहज नहीं है। इसलिए अधिगम एक सहज क्रिया नहीं है, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, निरंतर अनुभव करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय प्रक्रिया है। अगर हम प्रयास करते हैं, अगर हम सीख रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है, जिससे कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब आप लोग जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, अगर वहाँ जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो उन्हीं के अनुसार हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। अगर आप अच्छे सद व्यक्तियों के साथ में, सज्जनों के साथ में रहते हैं, शिक्षित लोगों के साथ में रहते हैं, तो आपको उनके जैसे गुण आप में आएंगे और आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। अगर आप ऐसे ही दुष्ट लोगों के बीच में रहते हैं,
ऐसी बस्ती में रहते हैं जहाँ पर कि लोगों में अशिक्षा है, गरीबी है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर भी एक ऐसी कुंठा या ऐसी व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा जो कि शोभनीय नहीं होता। तो यह कहा गया है कि अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन की एक मानवीय प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, ये फालतू नहीं है, इसका कोई उद्देश्य है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हम क्यों सीखना चाहते हैं या व्यक्ति क्यों सीखता है, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य है कि हम यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम इस कक्षा को पास करें। हम यहाँ प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं तो इसका हमारा उद्देश्य है कि हम आगे जा कर के बीएड के जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो प्रशिक्षण लेने के बाद में एक अच्छे अध्यापक बनेंगे, एक अच्छे टीचर बनेंगे, अच्छे लेक्चरर बनेंगे। तो ये उद्देश्यपूर्ण है। तो सीखना क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार का हो सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक। कोई उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं और उसमें हम सकारात्मक रूप से भागीदारी निभाते हैं, हम उसमें अपने पूरे व्यवहार को परिवर्तन करते हैं, तो हम उसमें से अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बनता, हमारा सकारात्मकता हमारे में विकसित होती है। और अगर हम कोई उद्देश्य लेकर के नहीं चल रहे हैं और हमारे में किसी कार्य के प्रति नकारात्मक भाव पहले से पैदा हो रहे हैं, अरे इसको करने से क्या होगा, इसको पढ़ने से क्या होगा, तो ये जो बातें हैं ये हमारे अंदर नकारात्मक भाव पैदा करती है। और ये जो है अधिगम दोनों प्रकार का हो सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो आगे लिखा है कि अधिगम व्यक्ति को आवश्यक समायोजन और ग्राह्यता के लिए तैयार करता है। समायोजन और ग्राह्यता। समायोजन और ग्राह्यता। एडजस्टमेंट कि जब हम कोई उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया करते हैं तो उसके साथ में हम समायोजन भी करते और ग्रहण करते। तो ये सीखने में एक बिंदु, मुख्य बिंदु है कि हम जो कुछ प्रतिक्रिया करते हैं किसी कार्य के प्रति, सीखने के प्रति, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, हम उसके प्रति समायोजन करते हैं और ग्राह्यता यानी ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो व्यवहार है ये सीखना कहलाता है, सीखना कहलाता है। अधिगम वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन या नए व्यवहार के ग्रहण के साथ साथ वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगाता है। कभी कभार हम कुछ गलत कर सकते हैं, हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें परिवर्तन करते हैं कि भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के प्रति व्यवहार बिहेवियर कर रहे हैं, कभी आप ऊंची भाषा में बात कर रहे हैं, कभी आप अपने से बड़ों के प्रति है ना गलत बात बोल रहे हैं, तो क्या होता है कि वो जो नया परिवर्तन आया है, वो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आया है उसको हम दूसरों के साथ जब बातचीत करते हैं तो उसके अंदर हमारे व्यवहार में परिवर्तन की बात आती है कि तुम्हारे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये एक जो नकारात्मक जो व्यवहार था, नकारात्मक बात जो हुई थी, उस पर प्रतिबंध लगाता है और सकारात्मकता की ओर हमें ले जाने की कोशिश करता है। तो ये अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात करता है। अधिगम का क्षेत्र बड़ा व्यापक है ना, वाइड
इसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। अधिगम का क्षेत्र, सीखने का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है ना, ब्रॉड है। उसमें हम कई प्रकार से सीखते हैं, कई बातें होती हैं जीवन में, और उसमें मानव का जो व्यवहार है, सारे जितने व्यवहार हम कर सकते तो वो व्यवहार इसके क्षेत्र हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं सीखने में। अब उसमें क्या है, जैसे संज्ञानात्मक बौद्धिक जो विकास की बातें होती है, बौद्धिक बातें जो होती है उनको हम ग्रहण करते हैं, तो उसका एक क्षेत्र है। दूसरा है भावात्मक क्षेत्र। विभिन्न प्रकार की मानवीय स्वभाव है, भावनाएं पैदा होती हैं और उनको हम जानते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी सभी भावनाएं पूरी हों, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। कभी पूरी हो जाती तो उससे हम अपने आप में खुशी का अनुभव करते हैं और उसको हम जीवन पर्यंत नहीं भूलते। तो ये भावात्मक पक्ष जो है, ये जो क्षेत्र है, ये उसमें सम्मिलित होता है। और एक होता है अनुभवात्मक, अनुभव से जो बातें सीखी जाती है वो एक तो, जैसे और सामान्य बात करें तो हम एक तो पढ़ लिख करके सीखते हैं। एक परिवार में, समाज में रह करके हम एक दूसरे से भावनाओं के साथ जुड़े रहते हैं और उनसे भी कई बातें हम सीखते हैं। और तीसरा है कि अनुभव से, जिन साथियों के साथ हम रहते हैं, जैसे अभी अध्ययन कर रहे हैं तो क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके अनुभव हैं। माता पिता के साथ रहते हैं, उनके अनुभव है। परिवार के साथ, अन्य सदस्यों के साथ जो रह रहे हैं तो उनके जो अनुभव है उनको हम शेयर करते हैं और उनसे हम सीखते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और अनुभवात्मक, ये जो सीखने के क्षेत्र हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीखने का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही ब्रॉड है, और व्यक्ति कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। प्रतिपल कोई ऐसा समय नहीं होता है जब व्यक्ति कोई बात नहीं सीखता हो। वो हो सकता है कि हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं, कभी कभार नहीं भी करते हैं। तो जिन बातों पर हम कंसंट्रेट करते हैं, जिन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो हमारे जीवन में सीखने का एक बिंदु हो जाती है। और जिन पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बातें जो है भूल में चली जाती हैं और उससे हम नहीं सीखते हैं, या उनसे हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अधिगम के विभिन्न तरीके और विधियां होती हैं। अधिगम के कई तरीके हैं, कई प्रकार के विधियां हैं जिनसे कि हम सीखते हैं, लेकिन साधनों की कोई भी सीमा नहीं होती। सीखने के लिए साधनों की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए इसके लिए जो विभिन्न तरीके हैं, मोटे मोटे तरीके अभी आपके सामने यहाँ है कि हम अभ्यास से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, प्रशिक्षण से सीखते हैं। हम संज्ञानात्मक तरीके से, बौद्धिक तरीके से सीखते हैं, और भावात्मक तरीके से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। तो ये बातें, अधिगम सार्वभौमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। सार्वभौमिक एवं निरंतर, सब जगह सार्वभौमिक और निरंतर। सार्वभौमिक व निरंतर, सब जगह और रेगुलरली, निरंतर हम सीखते रहते हैं। और क्षेत्र की बात अभी की है अपन ने कि जीवन में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ से हम नहीं सीखते हों। तो ये सार्वभौमिक है कि जहाँ से भी हम जिस स्थान पर भी खड़े हैं और वहाँ पर हमें कुछ भाई नई बात अनुभव हो रही है, तो हम उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं।
है ना। अभी आप खड़े हैं, कोई कचरा डाल रहा है और आप उस कचरे को उठा करके किसी प्रॉपर स्थान पर डालते हैं, तो एक अनुभव है, एक जानकारी है कि भाई कचरा यहाँ नहीं डालना चाहिए। इसके कचरे से कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, गंदगी होती है। तो ये एक छोटा सा अनुभव है कि हम अगर इस प्रकार की कोई छोटी सी कार्रवाई करते हैं तो उसको हम जीवन में अगर उतार लेते हैं तो वो एक हमारा निरंतर प्रयास होगा कि जहाँ भी हम देखेंगे इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है तो हम उसको तुरंत रिप्लेस करने की कोशिश। तो अधिगम यानी सीखना जो है एक सार्वभौमिक और निरंतर प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। आदमी अंतिम समय तक भी सीखता है। तो ये कार्य जीवन पर्यंत चलने वाला है। सीखने के अंदर क्या आता है कि सीखने में कुछ बातें जो होती है उनका कोई मतलब नहीं होता। सीखने में थकान, बीमारी, नशा, परिपक्वता ये कभी आड़े नहीं आते। ये जो है व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं और इनका सीखने से कोई संबंध नहीं है। आदमी इन अवस्थाओं में भी सीख सकता है, सीखता है। तो ये वह अधिगम की प्रकृति क्या होती है, तो नेचर ऑफ लर्निंग मोटे मोटे रूप में, कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये अपने वातावरण के साथ जो है जुड़ी रहती है। अधिगम चेतना का परिणाम है और ये जैविक और सामाजिक समंजन के लिए भी हो सकता है। सीखना क्या है? चेतना का परिणाम। और चेतना किससे आती है? बुद्धि से। तो जब हम उसका उपयोग करते हैं तब जो है एक समंजन की प्रक्रिया होती है, एक सामाजिक समंजन, तो एक मिलाप। तो उससे जो है हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, और इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है जिसमें 3 क्षेत्र मुख्य हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक और अनुभवात्मक। ठीक है। और ये सार्वभौमिक है, निरंतर है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दैट्स ऑल। अब आगे करते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती। 5वां जो बिंदु है, अधिगम की विशेषताएं। है ना। अधिगम की विशेषताएं कुछ शिक्षाविदों ने और मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की विशेषताएं निर्धारित की है, बताई हैं। उनमें मुख्य रूप से 2-3 के नाम मैं ले रहा हूँ। इसमें योकम सिम्पसन और मुरसेल, इन्होंने अधिगम की कुछ विशेषताएं बताई हैं जो कि निम्न प्रकार से है। तो लर्निंग क्या है कि लर्निंग परिवर्तन है। सिम्पसन और मुरसेल के अनुसार अधिगम एक परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज। सीखने से व्यक्ति में कुछ परिवर्तन आते हैं। ठीक है। दूसरा है कि अधिगम आजीवन चलता है। लर्निंग इज लॉन्ग लाइफ। अभी जैसा पीछे भी पढ़ने प्रकृति में पढ़ा है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलती है। तो ये इसकी विशेषता है कि अधिगम जीवन पर्यंत या आजीवन चलता है। अधिगम यानी सीखना एक विकास है। लर्निंग इज ग्रोथ। जितना हम सीखेंगे उतना ही हमारी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। सीखना विकास है। तो विकास
बौद्धिक विकास भी हो सकता है ना, भावात्मक विकास हो सकता है, अनुभवात्मक विकास हो सकता है। तो लर्निंग इज़ ग्रोथ। सीखना अनुकूलन है। सीखने से क्या होता है? एडजस्टमेंट आता है। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। सीखना अनुकूलन है। हम जैसा कि भी पीछे बात हो रही थी, अपन कर रहे कि जिन वातावरण में हम रहते हैं तो उसके अनुकूल हम अपने आप को डाल लेते हैं, और अगर हम अनुकूलन नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नहीं डाल रहे हैं, तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सीखना क्या है? अनुकूलन है। यही बात वापस रिपीट होती, सीखना सार्वभौमिक है, सब जगह से सीखा जा सकता है। उसका कोई एक ही जगह ऐसा ही नहीं है कि भाई आप स्कूल में या कॉलेज में ही या यूनिवर्सिटी में ही सीखेंगे। आप कहीं पर भी इस बात को अगर ध्यान दे रहे हैं तो सीख सकते हैं। तो ये सार्वभौमिक है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, कहीं पर से भी सीख सकते हैं आप। एक बुरे व्यक्ति से, जिसको हम चोर उच्चका कह सकते हैं, उससे भी सीख सकते हैं, उसमें भी कोई अच्छी बात हो सकती है ना। हम किसी मजदूर किसान से भी सीख सकते हैं, कि किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी सीख सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि सीखना जो है एक सार्वभौमिक है। सीखना एक विशेषता है कि उसमें हम नया करने की या नया कार्य करना होता है। लर्निंग इज़ डूइंग समथिंग न्यू, है ना, नया करना। तो सीखने से हम अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ये इसकी विशेषता है। सीखना जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। ये पहले भी आया कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, तो सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। लर्निंग इज़ पर्पजिव, उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई पर्पज है, उसकी वजह से हम सीखते हैं। अगर हम कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं कर रहे हैं तो उससे कोई सीखना नहीं होता। तो पर्पज होना बहुत ज़रूरी है, वही सिखाता है। लर्निंग, सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अनुभवों का एक बंडल है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कि हम सीखते हैं, उनको अनुभव को इकट्ठा करते हैं। सीखना विवेकपूर्ण होता है। लर्निंग इज़ अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों बातें हैं कि विवेकपूर्ण होता है। हम अच्छे बुरे के सकारात्मक नकारात्मक की बात करते हैं, तो यहाँ पर यही बात वापस विशेषता में आती है कि जो अच्छी बातें होती हैं उनको हम विवेकपूर्ण ढंग से सीखते हैं, और जो अच्छी बातें नहीं हैं, जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, या जिनके सीखने से हमारे अंदर कोई बिहेवियर परिवर्तन हो सकता है, तो ऐसी बातों को हम छोड़ देते। तो ये विवेकपूर्ण होता है सीखना। सीखना सक्रियता है। फिर वही बात है कि जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत व्यक्ति सीखता रहता है, तो ये एक सक्रिय क्रिया है। लर्निंग इज़ एक्टिवनेस, और ये एक्टिवनेस जो सक्रियता है उससे सीखना होता है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का हो सकता है। लर्निंग इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। अधिगम एक खोज है, एक डिस्कवरी है। अधिगम एक वातावरण की उपज है, ये इसकी विशेषताएं हैं। लर्निंग इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे ही हम सीखते हैं। तो इस प्रकार से अधिगम की जो विशेषताएं हैं ये आपके सम्मुख रखी गई है, जिसमें कि मोटे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अधिगम की विशेषताएं, जिसमें ये एक आजीवन चलने वाली क्रिया है, सार्वभौमिक है, अनुभवों का संगठन है, विवेकपूर्ण है, और ये एक वातावरण की उपज है। तो इस प्रकार से योकम सिम्पसन और मोरसेल के अनुसार अधिगम की विशेषताओं को यहाँ ही समाप्त किया जाता है। थैंक यू।